गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपके सामने फिर हाजिर हुए हैं बीए द्वितीय वर्ष की ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत। तो आज जो अपने इतिहास विषय का जो टॉपिक है वो है अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण नीति, अर्थात अलाउद्दीन के आर्थिक सुधार। इससे पूर्व हमने पिछले वीडियो में अलाउद्दीन खिलजी की प्रमुख विजय और उसके प्रशासनिक सुधारों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि जो अलाउद्दीन था वो शहाबुद्दीन मसूद खिलजी का पुत्र था और जलालुद्दीन का भतीजा भी था और दामाद भी था। तो अलाउद्दीन जो था एक महत्वाकांक्षी सम्राट था जिसने 1292 ईस्वी में भिलसा और देवगिरी सैनिक अभियान किया था। इस अभियान में जो अलाउद्दीन था, जैसा कि बताया मैंने आपको, विजयी रहा था। तो विजयी रहने के पश्चात उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ गई और उसने क्या किया, दिल्ली लौटते ही उसने अपने ससुर यानी चाचा जो था जलालुद्दीन खिलजी, उसने उसका वध कर दिया और 1296 में वो दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। अलाउद्दीन खिलजी का जो प्रमुख सेनापति है वो है मलिक काफूर, जिसने कि दक्षिण भारत के सैनिक अभियान में अपनी मुख्य भूमिका निभाई थी और उसने देवगिरी, तेलंगाना, पांड्य राज्य और जो पांड्य राज्य के अंतर्गत मदुरा राज्य आदि प्रदेशों पर दक्षिण भारत में विजय प्राप्त की थी और होयसल राज्य पर भी अपनी विजय का परचम फहराया। इसके दक्षिण अभियान में मलिक काफूर ने अपनी मुख्य भूमिका निभाई थी। दक्षिण भारत अभियान के समय मलिक काफूर को काफ़ी धन संपत्ति प्राप्त हुई थी और इस दौरान इस धन संपत्ति को लेकर वो दिल्ली अलाउद्दीन के पास पहुंचता है और उसे समर्पित कर देता है। तो अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत का जो सैनिक अभियान किया था, तो दक्षिण भारत को जीतने के पश्चात उसने वहाँ पर अप्रत्यक्ष शासन कायम रखा और वहाँ से वार्षिक कर लेकर और संपत्ति प्राप्त कर कर वहीं के राजाओं को उसने वापस लौटा दिया था। जबकि उत्तरी भारत के अंतर्गत जो अलाउद्दीन ने शासन किया था वो प्रत्यक्ष रूप से किया था और उत्तरी भारत के प्रमुख राज्यों पर उसने विजय प्राप्त की थी, जैसे कि गुजरात विजय प्राप्त की उसने राजस्थान के अंदर नंबर 2 पर चित्तौड़ पर आक्रमण कर वहाँ पर विजय प्राप्त की, रणथंभौर पर आक्रमण किया और वहाँ विजय प्राप्त की। इसके पश्चात जालौर और मालवा राज्य पर विजय प्राप्त की और दक्षिण भारत और उत्तरी भारत पर इसने अपने साम्राज्य विस्तार को आगे बढ़ाया था। तो अलाउद्दीन एक पहला सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का जिसने उत्तरी भारत के साथ साथ दक्षिण भारत पर भी विजय प्राप्त करने का प्रयास किया था। तो गद्दी पर बैठते ही उसने प्रशासन संबंधी कुछ सुधार किए थे, जिनमें अमीर वर्ग की शक्ति का उसने दमन किया था और अपना एक राजतंत्र सिद्धांत इसने लागू किया था और राजतंत्र संबंधी सुधार इसके द्वारा जो है किए गए थे। इसके अलावा सैन्य व्यवस्था को मजबूत बनाया गया था और सेना को राज्य की ओर से नगद वेतन दिया जाता था। सैनिकों को योग्यता के आधार पर उनकी नियुक्ति की जाती थी, उनका हुलिया नोट किया जाता था। घोड़ों को दागना उस समय प्रथा जो थी वो अलाउद्दीन के द्वारा ही शुरू की गई थी। तो इसलिए प्रशासनिक भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उसने उचित कदम भी उठाए थे, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में स्पष्ट किया था। प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत उसने क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए। लेकिन आज का जो अपना टॉपिक है वो है अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण नीति, आर्थिक सुधार, जिसके बारे में अपने आप चर्चा करेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था एक महत्वाकांक्षी सम्राट था और उसने आर्थिक क्षेत्र की जो मुख्य सफलता है वो उसकी बाजार नियंत्रण नीति मानी गई है। तो सुल्तान का विचार था, अलाउद्दीन खिलजी का ये विचार था कि भ्रष्ट कर्मचारी जो वर्ग है वो मूल्यों में वृद्धि करता है। अगर वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है तो उसे अपनी सैनिकों के वेतन में भी वृद्धि करनी पड़ती है, लेकिन अलाउद्दीन सेना में सैनिकों के वेतन में वृद्धि करने के पक्ष में नहीं था। अतः उसने व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण रखने का उसने प्रयास किया।
तो अलाउद्दीन चाहता था कि वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि न हो, क्योंकि इससे सैनिकों का वेतन बढ़ाना पड़ता था। अतः सुल्तान किसी प्रकार का वेतन वृद्धि के पक्ष में नहीं था। तो यही कारण है कि उसने करों में वृद्धि की, और सुल्तान ने जो करों में वृद्धि की, लेकिन जब इससे भी समस्या हल नहीं हुई तो सुल्तान ने फिर क्या किया, बाजार नियंत्रण नीति अपनाने का उसने निश्चय कर लिया। इस बाजार नियंत्रण नीति के अंतर्गत उसने प्रत्येक वस्तु के जो मूल्य थे वो निश्चित कर दिए, अर्थात कम मूल्य पर प्रजा को वस्तुएं उपलब्ध कराने का उसने निश्चय कर लिया और नियम कठोर बनाकर इस जो बाजार नियंत्रण नीति की व्यवस्था है उसको उसने लागू किया दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में। तो इस प्रकार प्रत्येक वस्तु के दाम उसने निश्चित कर दिए, और इसके लिए उसने क्या किया, वस्तुओं के विक्रय के लिए उसने अनाज मंडी, सराय आदि बाजार स्थापित किए। इन बाजारों में नियमित पूर्ति होती रहे, इसके लिए उसने व्यापारियों पर कठोर प्रतिबंध लगाए और बाजार में वस्तुएं लाने के लिए उन्हें बाध्य किया गया। तो बाजार का जो प्रमुख बाजार के निरीक्षण के लिए जो प्रमुख अधिकारी नियुक्त किया गया था उसे शहनाए मंडी के नाम से जाना गया था, जो कि वस्तुओं की गुणवत्ता की जांच रखता था, और अगर उसमें किसी तरह की कोई कमी पाई जाती थी तो व्यापारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाती थी और उन्हें दंडित किया जाता था। तो अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण नीति के अंतर्गत जो प्रमुख बातें हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, सुल्तान ने खाद्यान्नों के बाजार स्थापित किए और उनके जो मूल्य है वो निर्धारित कर दिए, और दूर स्थानों से बाजार से अनाज लाने का जो काम है वो घुमक्कड़ व्यापारियों को सौंप दिया गया था। और दूसरी बात जो थी वो थी किसानों से प्राप्त सारा अनाज जो है वो व्यापारियों को सरकारी भंडार गृह में देना पड़ता था। तो इसके लिए सरकारी अन्न भंडार स्थापित किए गए, और संकटकालीन परिस्थितियों में जो थी राशनिक प्रणाली की व्यवस्था थी। संकटकालीन परिस्थितियों में राशनिक प्रणाली की व्यवस्था थी, अर्थात अकाल आदि के समय पर किसानों को राज्य की ओर से राशनिक प्रणाली के आधार पर वस्तुएं वितरित की जाती थी। इसके अलावा जो था तो इसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार को आगामन जो अन्न है वो अलाउद्दीन के द्वारा प्रदान किया जाता था। इसके साथ ही बेईमान करने वाले व्यापारियों और दुकानदारों को जो अलाउद्दीन था वो कठोर दंड दिया करता था, अर्थात जो व्यापारी कम वस्तु तोलता था, व्यापारी या दुकानदार कम वस्तु तोलता था तो अलाउद्दीन के द्वारा क्या किया जाता था, उसका उतनी ही मात्रा में मांस काट लिया जाता था। तो इस प्रकार अलाउद्दीन ने अपने शासन के अंतर्गत कठोर नियम लागू किए थे और दुकानदार व्यापारियों को गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं बेचने और निश्चित दाम यानी कम दाम पर वस्तुएं बेचने के लिए उसने प्रतिबंधित किया। जो ऐसा नहीं करता था उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की जाती थी। और इसके पश्चात जो नेक्स्ट जो बात है बाजार नियंत्रण नीति की वो थी खाद्यान्न बाजार का जो अध्यक्ष था, खाद्यान्न बाजार का जो अध्यक्ष था वो शहनाए मंडी कहलाता था। तो सुल्तान ने बाजार संबंधी सूचनाएं प्राप्त करने के लिए उसने गुप्तचर की अच्छी व्यवस्था कर रखी थी। ये जो गुप्तचर थे, अलाउद्दीन के जो गुप्तचर थे वो बाजार संबंधी व्यवस्था की जानकारी समय समय पर अलाउद्दीन के पास पहुंचाया करते थे, और अगर उसमें किसी तरह की कोई शिकायत होती थी तो व्यापारी और दुकानदारों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जो अलाउद्दीन के द्वारा की जाती थी। इसके पश्चात कपड़ों के व्यापारियों को बाहर से कपड़ा लाने के लिए राज्य की ओर से कम ब्याज पर ऋण दिया जाता था। कीमती कपड़ा खरीदने के लिए परमिट अधिकारी से अनुमति लेनी पड़ती थी। वस्त्र बाजार का जो प्रमुख अधिकारी था उसे दीवाने रियासत कहा जाता था। तो इस प्रकार दीवाने जो रियासत था वो एक वाणिज्यिक मंत्री के रूप में था। और इस प्रकार इसके साथ ही जो अलाउद्दीन ने वस्तुएं के दाम निश्चित करने के साथ साथ इसी तरह पशुओं के दासियों के मूल्य भी उसने निर्धारित कर दिए थे। दैनिक वस्तुओं के मूल्य भी उसके द्वारा निर्धारित कर दिए गए थे और राशनिक प्रणाली की व्यवस्था प्रजा के लिए की गई थी। तो अलाउद्दीन ने जो मुख्य वस्तुएं थी और मूल्य थे उनके विवरण कुछ इस प्रकार है।
सबसे पहले उसने गेहूं का जो मूल्य रखा उसने वो 7.5 जिंदल रखा था, 7.5 जिंदल। तो इसी प्रकार चना और चावल का जो मूल्य है वो उसने रखा 5 जिंदल, 5 जिंदल मन। जौ का जो मूल्य रहा वो था 4 जिंदल मन। तांबे की मुद्रा को जिंदल कहा जाता है और चांदी की मुद्रा को टंका कहा जाता है। इसी प्रकार बढ़िया जो घोड़ा था, इसी प्रकार जो बढ़िया घोड़ा था उसका जो मूल्य रखा गया वो 100 से 120 टंका, 100 से 120 टंका निर्धारित किया गया। जो एक मन है वो 40 शेर के बराबर है और एक टंका जो है वो 40 जिंदल के बराबर है, वो 40 जिंदल के बराबर है। इस प्रकार अलाउद्दीन ने अपनी बाजार नियंत्रण नीति के द्वारा दैनिक वस्तुओं के मूल्य, दास दासियों के मूल्य, पशु के मूल्य उसने क्या कर दिए, निर्धारित कर दिए। और इसके संबंध में सूचनाएं प्राप्त करने के लिए गुप्तचरों का जाल बिछाया गया था। अगर इसमें किसी भी तरह की कोई शिकायत मिलती थी तो दुकानदार व्यापारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाती थी। किसानों को भी अपनी जो फसल जो उत्पन्न करते थे उनको निश्चित मूल्य पर सरकार को देनी पड़ती थी और साथ ही इसके 50% लगान भी उन्हें देना पड़ता था। तो अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि सुल्तान की जो बाजार नियंत्रण नीति थी उसके क्या गुण थे और उसके क्या दोष रहे, यानी कि आलोचनात्मक दृष्टि से अब हम इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले इसका जो गुण माना गया वो है सुल्तान के उद्देश्यों की पूर्ति। यही अलाउद्दीन चाहता था, क्योंकि अलाउद्दीन मंगोल आक्रमण को रोकना चाहता था और इसके लिए अपनी सेना बढ़ाना चाहता था। अलाउद्दीन सेना तो बढ़ाना चाहता था लेकिन उनके वेतन में वृद्धि करना नहीं चाहता था। यही कारण है कि उसने बाजार नियंत्रण नीति शुरू की थी और सैनिकों को कम वेतन देते हुए एक विशाल सेना रखने में अलाउद्दीन क्या रहा, कामयाब रहा। इसी के बल पर, विशाल सेना के बल पर ही उसे अपने उद्देश्य में सफलता मिली। मंगोल आक्रमण को रोकने में वो सफल रहा और जैसा कि अलाउद्दीन के समय में जितने भी मंगोल आक्रमण हुए उसने विशाल सेना के बल पर उन्हें दबा दिया था। तो इस प्रकार अलाउद्दीन का जो उद्देश्य था वो इस बाजार नियंत्रण नीति के द्वारा पूरा हो गया था। नेक्स्ट है मंगोल आक्रमण से सुरक्षा। स्पष्ट हो ही चुका है कि अलाउद्दीन का जो मुख्य उद्देश्य था मंगोल आक्रमण से सुरक्षा प्राप्त करना ही था। तो इस बाजार नियंत्रण नीति के द्वारा कम वेतन देकर उसने सेना का निर्माण किया और उसी विशाल सेना के माध्यम से वो अपने उद्देश्य की पूर्ति कर पाया था। नेक्स्ट है जन जीवन सुखी। तो यह अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण नीति की प्रमुख विशेषता भी थी कि वस्तुओं के दाम निश्चित हो जाने के कारण जो प्रजा थी वो खुश थी, क्योंकि अब उन्हें गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं आसानी से मिलने लगी थी। और ये एक तो वस्तु गुणवत्तापूर्ण थी, दूसरा उनके मूल्य भी कम थे। तो आमजन लोग वस्तुएं खरीद सकते थे और अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति जो है आसानी से कर सकते थे। तो जनजीवन पूरी तरह से सुखी था। प्रजा ने इसके लिए अलाउद्दीन को धन्यवाद भी प्रस्तुत किया। तो इसके गुण जो 3 हैं लेकिन इसके दोष ज़्यादा हैं। तो दोष इसका सबसे पहला जो दोष माना गया है वो है व्यापार वाणिज्य को प्रबल आघात पहुंचा। तो अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण नीति के कारण व्यापार वाणिज्य को प्रबल आघात पहुंचा था, क्योंकि अब व्यापारियों को कम कीमत पर अपनी वस्तुएं सरकार को बेचनी पड़ती थी और अगर वो गुणवत्तापूर्ण वस्तु में कोई किसी तरह की कोई मिलावट होती तो उन्हें कठोर दंड दिया जाता था। इसलिए व्यापारियों में अलाउद्दीन के प्रति आक्रोश फैल गया। नंबर 2, दुकानदार व्यापारियों का असंतुष्ट होना। तो अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण नीति के कारण जो दुकानदार और व्यापारी वर्ग था वो असंतुष्ट हो गया था, क्योंकि उन्हें वस्तुएं निश्चित कीमत पर बेचने के लिए उन्हें बाध्य किया गया और किसी कारणवश अगर वस्तु तोलने में कोई कमी रह जाती थी, कम ज़्यादा अगर तुल पाता था तो उन्हें कठोर दंड मिलता था। तो नेक्स्ट इसकी जो दोष था वो यही था, सुल्तान की कठोर दंड व्यवस्था। तो सुल्तान ने बाजार नियंत्रण नीति के अंतर्गत जो अलाउद्दीन के नियमों का पालन नहीं करता था, बाजार नियंत्रण नीति संबंधी नियम का पालन नहीं करता था, सुल्तान
के द्वारा उसे कठोर दंड दिया जाता था, अर्थात इतनी मात्रा में अगर व्यापारी या दुकानदार कम तोलता था वस्तु, उतनी मात्रा में उसका मांस ये कटवा देता था। तो सुल्तान की कठोर दंड व्यवस्था के कारण जो व्यापारी दुकानदार थे वो काफ़ी नाराज थे। फिर किसानों की दूरदर्शिता, तो अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण नीति के कारण किसानों की दुर्दशा हुई, क्योंकि एक तो पहले से उन्हें 50% लगान देना पड़ता था और इसके बाद जो उत्पादन होता था तो उसको भी कम कीमत पर अलाउद्दीन को देना पड़ता था। तो किसान पूरा दिन मेहनत करते थे, लेकिन मेहनत का पूरा फल उनको मिल नहीं पाता था और इससे उनमें आक्रोश फैल गया था। तो किसानों की दशा थी वो खराब होने लगी थी। नेक्स्ट है अस्थायी योजना। तो यह जो योजना है अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण नीति की, वो एक अस्थायी योजना सिद्ध हुई, क्योंकि ये दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में ही लागू की गई थी, जबकि अन्य जगहों पे नहीं। तो इसके साथ ही अलाउद्दीन की मृत्यु के साथ ही ये जो योजना थी वो समाप्त हो गई और दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो गद्दी पर नए सुल्तान बैठे उन्होंने इस योजना को लागू नहीं किया। इस प्रकार अलाउद्दीन की जो महत्वपूर्ण योजना है बाजार नियंत्रण नीति, वो आपको स्पष्ट कर दी गई है और इसके साथ ही ये टॉपिक हमारा पूरा होता है। और इस प्रकार 1320 में अलाउद्दीन की जो 1316 में अलाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार स्वस्थ रहें, घर पर रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।